आलसी लड़की। एक बार की बात है, एक पिता और उसकी दो जवान बेटियां दूर एक देश में एक साथ रह रहे थे। एक लड़की बहुत मेहनती थी और दूसरी बहुत आलसी। दीदी, क्या आप कभी मदद भी करती हैं? मैं बहुत थक गई हूँ। अरे नहीं, तुम पहले से ही सफाई कर रही हो, अब मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? मेरे नाखून भी टूट जाएंगे। उनके बूढ़े पिता एक मेहनती इंसान थे, इसलिए हमेशा थक जाते थे। शाम को उनके पास सिर्फ सूप और कुछ रोटी ही खाने के लिए होती थी। एक दिन बूढ़े पिता ने अपनी बेटियों से एक निवेदन किया। मेरी प्यारी बेटियों, तुम जानती हो मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सोच रहा था कि अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो और समय आ गया है कि तुम दोनों जिम्मेदारियां उठाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कोई काम या नौकरी ढूंढो। आप सही कह रहे हैं, मैं कल जरूर कोई काम तलाश कर लूंगी। और तुम्हारा क्या मेरी बच्ची? मेरी बहन को नौकरी मिलनी चाहिए, ये उसकी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं घर का काम ज्यादा अच्छा करती हूँ। बूढ़ा अपनी बेटियों को इतना उत्सुक देखकर बहुत खुश था। अगले दिन जब मेहनती लड़की नौकरी की तलाश में घर से निकली तो उसके पिता उसके पास आए। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर कभी भी कोई तुमसे मदद मांगे तो उसे मना मत करना। हमेशा तट पर रहना और अपने काम से प्यार करना और जो भी काम करो पूरी लगन से करना। धन्यवाद पिताजी, मैं आपकी सलाह कभी नहीं भूलूंगी। ये हुई ना बात मेरी बच्ची। मेहनती बेटी अपनी नौकरी खोजने निकल पड़ी, जबकि आलसी बेटी, जिसने कहा था कि वो घर का काम करेगी, उसने कुछ नहीं किया। घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और भी गंदा। मेहनती लड़की कई दिनों तक पैदल चलती रही, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ दूर चलने पर मेहनती लड़की को सूखी शाखाओं और जड़ों वाला एक पेड़ दिखा। अरे जवान लड़की, क्या तुम मेरी सूखी शाखाओं को साफ कर दोगी और मेरी जड़ों में थोड़ा पानी दे दोगी? मेहनती लड़की ने पेड़ की सभी सूखी शाखाओं को तब तक साफ किया जब तक कि उसकी हथेलियां घायल नहीं हो गईं और अपने पीने के पानी से जड़ों को भी सींचा। धन्यवाद प्यारी लड़की, लेकिन अब तुम्हारे पास पानी नहीं बचा है। कोई बात नहीं, आपको मदद की जरूरत थी और मैंने आपकी मदद की। मैं अपने लिए पानी ढूंढ लूंगी। मेहनती लड़की अपने रास्ते पर आगे चलती रही। आगे उसे टूटे और बिखरे हुए हिस्सों के साथ एक चूल्हा मिला। अरे सुंदर लड़की, क्या तुम मेरी मरम्मत कर दोगी ताकि मैं बेहतर दिखूं? मेहनती लड़की ने मुट्ठी भर मिट्टी ली और चूल्हे की सभी दरारों को अच्छे से भर दिया। धन्यवाद प्यारी लड़की, लेकिन तुम मेरी वजह से इतनी गंदी हो गई। ओह कोई बात नहीं, कपड़े मायने नहीं रखते। आपको मदद की जरूरत थी, मैंने मदद की। मेहनती लड़की उस नए से चूल्हे को छोड़कर अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ी देर बाद एक प्यारा मेमना दिखाई दिया, लेकिन वो काला था, सिर से पांव तक कोयले की तरह। हेलो प्यारी लड़की, मैं गलती से कोयले में घुस गया और गंदा हो गया। तुम मुझे नहला दोगी क्या? मेहनती लड़की ने मेमने को झील के किनारे नहला दिया। मेमना पहले की तरह सफेद हो गया और चमक उठा। धन्यवाद, लेकिन तुम मेरी वजह से भीग गई। तुम्हें मदद की जरूरत थी, मैंने मदद की। मैं पहले से ही बहुत गंदी थी, अब मैं साफ हो गई। मेहनती लड़की अपने रास्ते पर चलती रही। जब अंधेरा हुआ तो उसे एक सुंदर घर मिला। ओह, जहां 7 परियां रहती थी।
मेहनती लड़की घर में दाखिल हुई। हेलो, मैं आपके घर बिना अनुमति के आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं एक युवा लड़की हूँ जिसे काम की तलाश है। तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो जवान लड़की। हमारे घर में 7 कमरे हैं। तुम्हें हर दिन सिर्फ 6 कमरे साफ करने होंगे, लेकिन 7वें कमरे में भूलकर भी मत जाना। मेहनती लड़की ने नौकरी स्वीकार कर ली। जैसा कि परियों ने कहा था, वो पूरे 1 साल तक हर दिन 6 कमरों की सफाई करती रही। उसने कभी 7वें कमरे में प्रवेश नहीं किया। और जब उसके पास काफी पैसे जमा हो गए तो उसने परियों से घर लौटने की अनुमति मांगी। बेशक जवान लड़की, तुम घर जा सकती हो। मैं हैरान हूँ कि तुमने 7वें कमरे में कभी प्रवेश क्यों नहीं किया। मुझे अपने काम पर गर्व है। मेरे पिता कहते थे कि अपना काम हमेशा ठीक से करो, चाहे कुछ भी हो। मेरे यहाँ रहते हुए मेरा काम सिर्फ 6 कमरों की सफाई करना था और यही मैंने किया। हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के लिए इनाम देना चाहते हैं। चलो आओ हमारे साथ। परियों ने युवा लड़की को 7वें कमरे में प्रवेश करने के लिए कहा। जब लड़की अंदर गई तो उसने चांदी और सोने के ढेर सारे सिक्के देखे। अब तुम इन सिक्कों के बीच घूमो और जितने भी सिक्के तुमसे चिपक जाएंगे वो तुम्हारे होंगे। मेहनती लड़की सिक्कों में बाएं से दाएं घूम गई। वो बिल्कुल किसी स्टार की तरह लग रही थी जिस पर पैसे लगे हुए थे। फिर मेहनती लड़की परियों को छोड़कर घर लौटने लगी। रास्ते में उसे मेमना मिला, जिसे उसने पहले नहलाया था। मेमना मोतियों से ढका हुआ था। मैं आपकी मदद को भूला नहीं प्यारी लड़की। लो, जितने चाहे मोती ले लो। मेहनती लड़की ने मेमने को धन्यवाद दिया और अपनी बाहों और गर्दन को मोतियों से ढक लिया और अपने रास्ते पर चलती रही। चलते चलते अब वो चूल्हे के पास पहुंची, जिसकी उसने जाते वक्त मरम्मत की थी। आपने मेरी जो मदद की उसे मैं नहीं भूला प्यारी लड़की। लो, मेरी गर्मा गर्म रोटियां और केक तुम्हारे हैं। मेहनती लड़की ने चूल्हे द्वारा दी गई रोटियों में से कुछ खा ली और उसमें से कुछ घर के लिए रख ली और अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ा आगे चलने पर उसे पेड़ दिखाई दिया जिसकी डालियां फलों से ढकी हुई थी। इधर आओ प्यारी लड़की, तुमने जो मदद की उसके लिए मैं आभारी हूँ। ले लो, मेरे सारे अंगूर तुम्हारे हुए। मेहनती लड़की ने धन्यवाद दिया और पेड़ से विदा लेकर चलने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, कितना फलदायी अनुभव है। उसके पिता और आलसी बहन ने दरवाजे पर उसका अभिवादन किया। लड़की की गठरी सोने और मोतियों से भरी हुई थी। आलसी बहन को बहुत जलन हुई जब उसने देखा कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है। उन सिक्कों को देखो, मुझे नौकरी पाने के लिए एक अमीर परिवार की तलाश करनी होगी। अगर मेरी बहन के पास मोती है तो मुझे पन्ने मिलेंगे। आलसी लड़की ने अपने पिता से कहा कि वो नौकरी की तलाश में घर से जा रही है। ठीक है मेरी बच्ची, पर तुम तो घर पे भी काम नहीं कर पाती, तो फिर तुम्हें बाहर कैसे काम मिलेगा? आलसी लड़की अपने पिता की बात को पूरा सुने बिना ही चली गई। वो दिन रात चलती थी। थोड़ा और चलने पर वो सूखी शाखाओं वाले पेड़ के पास आई। पेड़ ने लड़की से मदद मांगी। कैसी हो जवान लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं इस धूप में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय। आलसी लड़की आगे बढ़ गई। थोड़ा और चलने पर उसे आगे एक टूटा और बिखरा हुआ चूल्हा दिखाई दिया। चूल्हे ने उससे मदद मांगी। मैं अपने कोमल और नाजुक हाथों को तुम्हारे लिए गंदा नहीं कर सकती। मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। बाय। आलसी लड़की ने चूल्हे की भी मदद नहीं की।
तब उसे एक मेमना मिला जो काले कोयले की तरह गंदा था, और मेमने ने उसे स्नान कराने के लिए कहा। छी छी छी, मेरे रास्ते से हट जाओ कल्लूटे। आलसी लड़की भाग गई। क्या आलसी भेड़ का बच्चा है, खुद को धो भी नहीं सकता। और आलसी लड़की जल्द ही एक बड़े घर में आ गई। आलसी लड़की ने इसका फायदा उठाया और घर की मालकिन 7 परियों से काम मांगा। मुख्य परी ने उसे 1 साल रहने और सिर्फ 6 कमरे साफ करने के लिए ही कहा। भूलो मत जवान लड़की, तुम कभी भी 7वें कमरे में दाखिल नहीं होगी। आलसी लड़की ने महीनों तक अनमने मन से 6 कमरों की सफाई की। हालांकि एक दिन उसने अपनी जिज्ञासा के चलते 7वें कमरे में प्रवेश किया। सोने और चांदी के सिक्कों की बजाय अंदर मधुमक्खियां और चमगादड़ थे। मधुमक्खियों ने आलसी लड़की को इस तरह से काटा कि वो चारों ओर से जख्मी हो गई। वो बहुत दुखी थी। लड़की तुरंत वहां से चली गई और घर की ओर भागने लगी। जैसे ही वो दौड़ी, उसने मेमने को देखा, जिसके मदद के अनुरोध को उसने ठुकरा दिया था। मेमना मोतियों से ढका हुआ था। लड़की कुछ मोती पाने के लिए मेमने को पकड़ना चाहती थी, लेकिन मेमना उससे दूर भाग गया। लड़की चलती रही। वो बहुत थक गई थी। उसी पल उसे चूल्हा मिला, जिसकी मदद के अनुरोध को उसने ठुकरा दिया था। चूल्हे पर ताजी गरम रोटियां और ब्रेड थे। जब लड़की ने रोटी का एक टुकड़ा लेना चाहा, तो चूल्हा गर्म हो गया और आलसी लड़की के हाथ जल गए। जब आलसी लड़की वहां से भागी, तो वो पेड़ के पास पहुंची, जिसे उसने मदद करने से मना कर दिया था। पेड़ की डालियों पर फलों के गुच्छे थे। जब आलसी लड़की ने कुछ अंगूर लेने की कोशिश की, तो पेड़ दाहिनी ओर झुक गया। लड़की दाईं ओर दौड़ी, लेकिन इस बार पेड़ बाईं ओर झुक गया। इधर उधर भागते भागते वो थक गई। आलसी लड़की ने आखिरकार फल खाने का इरादा ही छोड़ दिया। वो पूरे 2 दिन तक बिना रुके चलती रही और आखिरकार घर पहुंच गई। उसके पिता और बहन ने आलसी लड़की को गंदे कपड़ों में घर लौटते और घायल हालत में देखा, और वे बहुत हैरान हुए। आलसी लड़की ने बड़े पछतावे के साथ जो कुछ हुआ था उन्हें बताया। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये इतना दर्द देता है। मेरी प्यारी बहन, अब तुम समझ गई कि मेहनती होना कितना जरूरी है। याद रखो बेटी, अगर जीवन में ईमानदार और मेहनती बनोगी तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद आलसी लड़की फिर कभी आलसी और कामचोर नहीं रही। दोनों बहनों ने कड़ी मेहनत की और उन्हें अच्छा फल मिला। और इस छोटे से परिवार का जीवन सुख, शांति और खुशियों से भर गया। एक बार जब गर्मी अभी भी जोरों पर थी, जंगल में रहने वाले जानवर, पंछी और कीड़े गर्मी का फायदा उठा रहे थे, और जाहिर है उन्हें खाना ढूंढने में कोई परेशानी नहीं थी। ये आलसी टिड्डे के लिए एक आम दिन था। वो पेड़ के नीचे बैठकर वायोलिन बजा रहा था और जड़ी बूटियों की जड़ों को खा रहा था। कितना प्यारा दिन है, ला 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 ला
मैं वायलिन बजाते हुए गाऊंगा और मुझे गाने के बोल भी पता नहीं है, पर ठीक है। जब कान ठनकाने वाला गाना उसने गाया तो उसने एक शोर सुना। ये देखने के लिए कि शोर कहां से और किसकी आवाज है, वो जल्दी से पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गया और उसी जगह उसने देखी एक चींटियों की गाड़ी जो सैनिकों की तरह मार्चिंग कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से चींटियां पेड़ से गिरे बीज और सूखे फल ला रही थी। टिड्डे ने जमीन पर कूदकर देखा तो हैरान रह गया, चींटियां गायब थी। मैंने कभी भी इन चींटियों को इस तरह काम करते हुए नहीं देखा। उसी पल उसने देखा कि एक चींटी उसी रास्ते से आ रहा था। चींटी अपने से भी बड़ा बीज ढोकर ला रहा था। जैसे ही चींटी टिड्डे के पास से गुजरा, उसका बीज नीचे गिर गया जो वो ला रहा था। वास्तव में उसे आराम की जरूरत थी। टिड्डे ने उसे अर्थहीन आंखों से देखा। तुम कहीं जा रहे हो? नहीं। अब ये मत कहना कि बड़ी विपदा आने वाली है। क्या इसी कारण से तुम भाग रहे हो? नहीं। ठीक है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम क्या कर रहे हो? हम हमारे घर में भोजन ले जा रहे हैं। ओह अच्छा, शायद आज तुम्हारे पास काफी मेहमान आने वाले हैं। हम सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। आप सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं? पर क्यों? और इतनी जल्दी क्या है? सर्दियों के लिए अभी बहुत समय है। मजे करो, गर्मियों का आनंद उठाओ। अच्छा, तो आप हमें सर्दियों के लिए क्या सुझाव देंगे? सर्दियों का मजा लेने के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर ढूंढेंगे, चिंता मत करो। तुम सिर्फ मजे के बारे में सोच रहे हो। हम सर्दियों में खाएंगे क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं उसके बारे में जब सर्दियाँ आएंगी तब सोचूंगा। अभी तो गर्मी है और हर जगह खाने के लिए बहुत है। चींटी ने आलसी टिड्डे की बहुत बकवास सुन ली थी और फिर उसने फिर से बीज को पीठ पर लादने की कोशिश की। मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए। क्या तुम मेरी पीठ पर ये बीज रखने के लिए मदद करोगे? मैं एक गायक हूँ। मेरे जैसे कलाकार को भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए। टिड्डे से ऐसा जवाब सुनने के बाद चींटी ने टिड्डे पर एक दिलचस्प नजर डाली और दोबारा अपनी पीठ पर बीज रखने की कोशिश करने लगा। मुझे लगता है मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। टिड्डे ने वो बड़ा सा बीज उठाया और चींटी की पीठ पर रखा। चींटी ने उसे धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चलने लगा। क्या बेकार और खोखला प्रयास है। टिड्डे ने पेड़ के नीचे सोना जारी रखा। थोड़ा कुछ खा लेने के बाद वो लगातार वायोलिन बजाता रहा। ओ कितना प्यारा दिन है, ला ला ला। और मैं अपना वायोलिन बजाऊंगा और गाऊंगा और इसलिए मैं आराम नहीं कर पा रहा। उसी समय एक गिलहरी ने अपना सिर पेड़ से बाहर निकाला। बस बस, कृपया बस करो। कहीं और जाकर अपना गाना गाओ। मैं यहाँ आराम करने की कोशिश कर रही हूँ। सुनते ही टिड्डे ने अपना गाना बंद किया। उसने गिलहरी पर एक तीखी नजर डाली और अपना वायलिन लेकर वहाँ से चला गया। इस जंगल में कोई नहीं जानता कि एक कलाकार की सराहना कैसे की जाती है। गर्मी के दिन जारी रहे और चींटियों ने घोंसले में खाना ले जाना जारी रखा, जबकि टिड्डे ने खाना, घूमना, वायोलिन बजाकर गाना और मजे करना जारी रखा। आखिर ठंड का मौसम आया। एक सुबह जब चींटियां जाग गई तो उन्होंने घर से बाहर देखा कि सब कुछ सफेद बर्फ में ढका हुआ था। सभी चींटियां ठंड में रहने वाले और भूखे जानवरों के बारे में सोच रही थी। दूसरी ओर सारे पेड़ पौधे बर्फ से ढके होने के कारण टिड्डे ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो ठंड से कांप रहा था।
वो अपनी ताकत खो चुका था और वायलिन बजाने या गाने के लिए भी सक्षम नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो बर्फ पर चलने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे गर्मी के दिनों की याद आई। वो दिन कितने अच्छे थे, सब जगह भोजन था, हमेशा पेट भरा रहता था, मैं बहुत खुश था। उस पल उसने चींटी के बारे में सोचा। उसने पूरी गर्मियां घर में भोजन जमा किया था। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे ये कल्पना बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने गर्मी के दिनों में उसका मजाक उड़ाया था। क्या अब वो उसकी मदद करेंगे? ये सोचने लगा। और अब टिड्डे के लिए ये रास्ता चलने के लिए बहुत ठंडा था। ये गर्व करने का समय नहीं है। मुझे चींटियों का घर ढूंढना होगा और उनसे मदद लेनी होगी। वो चींटियों के घर तक पहुंचा। दरवाजे के सामने खड़े होकर वो चिल्लाया, यहाँ कोई है? कृपया मेरी मदद कीजिए। कौन है? घर से उसने आवाज सुनी। टिड्डे ने अपनी आखिरी ताकत के साथ जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त चींटी, मैं हूँ टिड्डा। कृपया मुझे अंदर आने दो। अब तक सब कुछ सुन रही रानी चींटी ने छोटी चींटी को कहा, क्या हो रहा है? किसे मदद की जरूरत है? वो एक आलसी टिड्डा है जो दिन भर बैठे बैठे सिर्फ गाता रहता है। मुझे लगता है वो भूखा है और उसे मदद चाहिए। कोई हमारे दरवाजे पर आता है और मदद मांगता है तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। रानी चींटी और बाकी सारी चींटियां दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खोला। टिड्डा वहां बर्फ पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसमें अब ताकत नहीं थी। चींटियों ने उसे तुरंत उठाया और घर में लेकर आई। होश में आने के बाद घर की गर्मी के लिए उसने धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे पानी और खाना दिया। अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। टिड्डे ने रानी को धन्यवाद दिया और छोटी चींटी के पास गया। मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। जब पूरी गर्मी तुम लोग काम कर रहे थे तब मैं एक जगह बैठकर गाना गा रहा था। तुमने मुझे चेतावनी भी दी थी पर मैंने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया। मुझे इसका खेद हो रहा है। ये तुम्हारे लिए बड़ा सबक है। हम सभी गर्मियों में मजा करना चाहते हैं पर हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हमने गर्मी के मौसम में भोजन इकट्ठा नहीं किया होता तो हमारी हालत भी तुम्हारे जैसी ही होती। टिड्डा और थोड़ी देर उनके घर में रहा। अब उसे काफी अच्छा और स्वस्थ लग रहा था। जब उसके जाने का समय आया तब चींटियों ने उसे थोड़ा खाना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जीवन बचाया और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और आज से मैं कभी आलस नहीं करूंगा। क्या मैं एक मदद मांग सकता हूँ? जरूर, बताओ ना क्या चाहिए। गर्मी के मौसम में तुम संगीत और वायलिन बजाना सिखाकर जंगल के सारे प्राणियों को खुश कर सकते हो। हाँ। अगर स्नो वाइट ने सेब ना खाया होता, बुढ़िया ने उसे दिया होता। अगर सिंड्रेला आधी रात के बारे में भूल गई होती और राजकुमार के साथ नाचती रही, अगर लिटिल मरमेड ने राजकुमार को डूबती नाव से ना बचाया होता, और अगर हैंसल और ग्रेटेल केक हाउस में ना जाते, या अगर छोटे लाल राइडिंग हुड ने लोमड़ी को नहीं बताया होता कि वो कहाँ जा रही है, इनमें से कोई भी परियों की कहानी नहीं बनती। वो हमें रोमांचक साहसिक कार्य के लिए जादुई जमीन पर ना ले जाते जो हमने कभी नहीं देखा था। वो कभी दुष्टों के खिलाफ थे, कभी और कभी समय के खिलाफ। उन्होंने हमें प्रबल भावनाओं का अर्थ समझाया। प्रेम, दोस्ती, मदद करना, बांटना और परिवार होकर हम साथ रोए, हम साथ हंसे, पर आखिर में हमने हमेशा कुछ सीखा। इन सभी परियों की कहानियों से नटखट टीवी, बच्चों का क्लासिक चैनल, सिर्फ YouTube पर।